लोग कहते हैं कि इमरान खान एक बहादुर लीडर है और बहादुर लीडर जलसा मंसूख नहीं कर सकता। मैं पहली बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान बहादुर भी है, ईमानदार भी है और जहद मुसलसल पर यकीन भी रखता है। और इसके साथ साथ बहादुर लीडर और ईमानदार लीडर के साथ साथ लीडरशिप में और क्वालिटीज़ भी होती हैं। वो जानता है कि किस वक्त आगे बढ़ना है, वो जानता है कि किस वक्त पीछे हटना है, वो ये भी जानता है कि हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए किस वक्त क्या फैसला करना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने इमरान खान पे यकीन रखना है और इमरान खान के हाथ पे हाथ डालकर पाकिस्तान को इन फस्ताइयों से जान छुड़ानी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज का जो मेरा मेन मौजू है व्लॉग का, यही तरनोल का जलसा जो कि 22 अगस्त को होना था वही है, और उसके बाद मुबारक सानी केस में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मेरे व्लॉग आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की कॉल पर एक अज़ीमुश्शान जलसा करने जा रही थी इस्लामाबाद बमकाम तरनोल, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को एनओसी भी दे दिया था और तैयारी जोर और शोर से चल रही थी। बहैसियत इंसाफ लायर फोरम पाकिस्तान हम भी अपनी पूरी तैयारी में थे, और एक रोज़ कबल यानी कि 21 अगस्त को भी हमने मीटिंग की, और फिर 22 अगस्त को हमने 1 बजे मीटिंग केपीके हाउस में भी की, और पूरी लीगल टीम हमने तश्कील दी, और जो कि लाइजान कर रही थी थानों से भी और फिर एसी और डीसी ऑफिस में भी। बहरहाल ये डिटेल में जाने के बजाय मेन फोकस करते हैं कि फिर एनओसी कैंसिल किया गया, जिसमें डीसी, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और तमाम पुलिस के साथ साथ हसास अदारों ने भी यही बात की गई। मकसद ये हमें पता था कि क्या किया जा रहा है। मुबारक सानी केस में एक रोज़ कबल किस तरह से ये रिलीजियस जो फैनेटिक्स हैं डी चौक के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे, फिर 22 अगस्त को पहुंचे, फिर बहाना बनाया गया कि क्रिकेट मैच भी पिंडी में हो रहा है तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है। तो हम इन तमाम चीज़ों से बाखबर थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस जलसे को रोकने के लिए एनओसी कैंसिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब मैं दूसरा पहलू आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 2 पहलू से टच करूंगा कि क्या ये जलसा कामयाब हुआ है या नहीं। मैं समझता हूँ कि जलसे के जो मकासद हैं वो पूरे हुए हैं। इस पाकिस्तान इस वक्त जिस फेज से गुजर रहा है, कम अज कम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि 70-80% पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करती है, उस पे इस वक्त मार्शल लॉ प्लस नाफिज है, और वो कोई दकीका फरोगजाश नहीं करते कि किसी तरह से पीटीआई को या इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाए। अब हमने मुकाबला करना है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरी रवायत के मुताबिक। अगर हमने कानून को हाथ में ले लिया तो यकीन जानिए ये आप लोगों को स्पेयर नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम आइन और कानून और जमहूरी रवायत के मुताबिक मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों ने मुकाबला किया है सख्त से सख्त हालात में। नेल्सन मंडेला की कहानी पढ़े या फिर गांधी के फलसफा, आप जो सत्याग्रह को पढ़े, तो आपको मालूम होगा कि जब इंपीरियलिज्म था तो गांधी ने किस तरह आइन और कानून में के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ मूवमेंट्स की। उसमें भूख हड़ताल भी थी, उसमें स्वदेशी तहरीक भी थी, उसमें बाइकाट भी था वलायती चीज़ों की, और फिर लॉन्ग मार्च भी थी, और भूख हड़ताल के साथ साथ और बहुत से एहतजाज थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने कई जगहों पे गांधी के सामने घुटने टेके और फिर हिंदुस्तानियों के जो मुतालबात थे वो मंजूर किए। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो और आप लीडरशिप पे बिलीव करें। आपने मकासद पूरे कर लिए हैं। मकासद क्या होते हैं? मकासद ये होता है कि जो स्टेट मशीनरी है आपने मोबिलाइज रखना है अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, अब 27 को लाहौर सितंबर की कॉल है कि लाहौर में जलसा होना है, या 8 सितंबर को दोबारा इस्लामाबाद में जलसे का एनओसी भी दे दिया गया है। तो आपने मोबिलाइज करना है।
यूथ ने मोबिलाइजेशन करनी है, आपने कन्वेंशन करें, छोटे छोटे फ्लैश रैंडम जलसे जुलूस रैलीज मुख्तलिफ जगहों पे करें, ये आइन और कानून के मुताबिक है। इसी तरह यूथ के साथ ISF मुख्तलिफ कन्वेंशंस करें अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर बाहर रैलीज निकालें। इस तरह PTI के डिफरेंट विंग्स अपनी एक्टिविटीज़ करें और ओवरऑल सारे मिल के आप ये एक्टिविटीज़ करें। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जहां पर जलसा का अनाउंस होता है आप एक्टिविटीज़ करें, सोशल मीडिया के तमाम टूल्स को इस्तेमाल करें, आप रैलीज निकालें, कन्वेंशंस करें, कॉन्फ्रेंसेस करें। तो एक आप एक्टिविटीज़ जब नज़र आएगी तो तमाम स्टेट मशीनरी जो है आपके पीछे भाग रही होगी। जब ये सारी सिचुएशन होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त नाजायज फॉर्म 47 की हुकूमत प्रोविंसेस में भी है और फेडरेशन में भी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब आवाम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठेंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठेंगे, जो कि PTI है। PTI ने 2/3 मेजॉरिटी से फेडरेशन में भी सीटें जीती हैं, पंजाब में भी जीती हैं, और KPK में भी सबको मालूम है। तो मुख्तसर ये है कि अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपने स्ट्रगल जारी रखनी है और आपने मंजिल तक पहुंचना है। और अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जिसका बरमला इजहार किया है ना सिर्फ चाइना ने, रशिया ने, मिडल ईस्ट ने, बल्कि यूरोपीय यूनियन ने, अमेरिका ने भी किया है, और IMF और दूसरी जो फंड डोनर एजेंसीज हैं उन्होंने भी कहा है। तो मुख्तसर ये है कि सबको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान में फस्तायत है, डिक्टेटरशिप है, और कौन कौन से वो भयानक किरदार है जो पाकिस्तान को खराब करना चाहते हैं सबको मालूम है। लिहाजा आप उनके हाथ में टूल नहीं बनेंगे। आपने जलाओ घराव नहीं करना, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आप कानून के अंडर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल NOC कैंसिल कर दिया था, फिर भी आप नौजवान इकट्ठे होते, लीडर्स जाते, तो क्या होता? मैक्सिमम आपकी पकड़ दकड़ होती, मार धाड़ होती, आपको जेलों में डाला जाता, और खुदा ना खास्ता कोई सेकंड 9 मई क्रिएट ना करवा दिया जाए। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो सिर्फ हमारे वर्कर्स हॉट वाटर में नहीं होंगे, लीडर्स नहीं होंगे, बल्कि हमारे खान साहब होंगे, जिनको अब रिहाई बहुत करीब है। मैं समझता हूँ 2-4 मुकदमे के अलावा कोई मुकदमे नहीं है। इंशाल्लाह मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लें, इंड्योर करें, टॉलरेट करें, और जहद मुसलसल जमहूरी तरीके से करें। तो तनोल के जलसा जो है आपने मकासद हासिल कर लिए हैं, एक सक्सेसफुल जलसा हो चुका है, क्योंकि तमाम स्टेट मशीनरी ने पूरे इस्लामाबाद को बंद कर दिया था, पिंडी को बंद कर दिया था, तमाम अंदरूनी रास्ते जो कि एंट्रेंस थी वो रास्ते बंद कर दिए। अंदर भी हालात डिफरेंट थे, हम जैसे जो इस्लामाबाद में रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे, हू का आलम था, कर्फ्यू का निज़ाम था। पूरी स्टेट मशीनरी आप PTI को पकड़ने के लिए या जलसा नाकाम करने के लिए, जलसा रोकने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपकी कामयाबी है। नेक्स्ट आपने फेज पे जाना है, नेक्स्ट फेज जो भी अनाउंस होता है आप उसके लिए आपने स्ट्रगल करनी है, बाहर निकलनी है, अपना रोल प्ले करना है, बोल कर, जाकर, दिल में बुरा समझ के, सोशल मीडिया के जरिए आइन और कानून के मुताबिक आपने करना है। यही मेरा पैगाम है। लिहाजा कुछ लोग जो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करें, बिल्कुल प्रोवोक नहीं करना, कोई खूनी इनकलाब की बात नहीं करनी, जमहूरी इनकलाब की बात करनी है, आइनी इनकलाब की बात करनी है, कानूनी इनकलाब की बात करनी है। इंशाअल्लाह मंजिल बहुत करीब है, पैनिक नहीं होना। नेक्स्ट मुबारक सानी का केस मैं पूरा विलाग कर चुका हूँ कि किस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और फिर इनकी जो टीम है, आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और अमीनुद्दीन किस तरह से फैसले करें। ये तीनों जो है इकट्ठे हैं, जितने भी फैसले देख लें इनके गैर आइनी और गैर कानूनी किस्म के हैं। और अब जो उनको सपोर्ट करते थे काजी साहब के, वो भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उनको मालूम है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। और जब से ऑन कैमरा लोगों ने देखा है तो इनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, इनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है बीइंग जज, सबके सामने एक्सपोज हो गए हैं कि टॉलरेट नहीं करते, बदतमीजी करते हैं। जो सामने वकील होते हैं उनके साथ मिस हैंडल या मिस ट्रीट किया जाता है, तो सबको एक्सपोज हो गया है कि काजी फाइज ईसा साहब चाहते क्या हैं, और सिर्फ अपने मोटिव्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तानी अवाम का इंटरेस्ट उनकी नज़र में नहीं है। और इस इस्लामिक इशू को, जो कि आइन की जो सेकंड अमेंडमेंट के साथ सेटल हो गई, फिर पाकिस्तान पीनल कोड में या डिफरेंट लॉज में 295
ABC बनाई गई, फिर 298 ABC बनाई गई, वो इसीलिए तमाम चीज़ें सेटल हो गई तो उनको छेड़ा गया था। और छेड़ने का मकसद मैं समझता हूँ माला फिडी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वही हुआ कि जनाब जो 6 फरवरी का फैसला था उसमें फिर रिव्यू पिटिशन फाइल की गई जो 24 जुलाई को आई। पहले जो है वो पैरा नंबर 7 था, फिर जब इन्होंने रिव्यू पिटिशन फाइल की तो पैरा नंबर 9 और 42 में डिस्प्यूटेड कहता था। और फाइनली अब आपने देखा कि रिव्यू, सेकंड रिव्यू, ये एक आइन और कानून के मुताबिक ये कभी हुआ नहीं कि फाइनल एक तरीक़ाकार है कि फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में अगर जो फैसला हो जाए तो उसके बाद एक ही रिव्यू होता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता, वो डिफरेंट ऑप्शन है। मुख्तसर ये कि उन्होंने सेकंड रिव्यू लिया, पहले पंजाब ने, फेडरेशन ने की, अब फेडरेशन ने की, और फिर कल की मैं बता दूं कि जो हेयरिंग हुई है वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी किस्म की थी। बहरहाल फ़ायदा ये हुआ कि वो जनाब बैकआउट कर गए हैं अपने पहले इंस्टांस से जो कि उन्होंने फैसला किया, फिर रिव्यू में भी डटे रहे और प्रेशर की वजह से, अवाम की प्रेशर की वजह से और पाकिस्तानियों के प्रेशर की वजह से पीछे हटे। मुख्तसर ये कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो आइनी प्रेसिडेंट है, कानूनी प्रेसिडेंट है, वो गलत हुआ है। इस वाले से जो मतीउल्लाह जान ने एक ट्वीट की है वही मैं समझता हूँ कि वो क्रक्स है, वो मैं बता देता हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उलमा के सामने हथियार डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी के दौरान दिए गए फैसले को अपने चैम्बर में उलमा कराम से मुलाकात के बाद तब्दील कर दिया और फिर कमरा अदालत में आकर वही फैसला पढ़कर सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ऐसा फैसला गलत देना गलत था, उसे नज़रसानी में बरकरार रखने और फिर चैम्बर में उलमा कराम से मुलाकात करने और वहाँ ऐसे गैर एलानिया मुलाकात में एक फरीक से पूछकर फैसला लिखने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान को अब इस्तीफ़ा देकर चले जाना चाहिए घर। मज़कूरा वाक़या से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के ओहदे की तारीख में पहली बार इतनी तज़लील की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी इन तीनों जजों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करना चाहिए। ये मावरा अदालत मुआहदा है, अदालती फैसला नहीं है। सबको मालूम है कि प्रोसीडिंग क्या होती है। अव्वल तो सेकंड रिव्यू कर नहीं सकते थे, आपने ले भी लिया था, फिर सेकंड फ्री को आपको मौका देना चाहिए था और कोर्ट में देना चाहिए था। लेकिन जितने भी उलमा कराम थे, ऑनलाइन थे या डायरेक्ट मौलाना फजल रहमान जैसे लोग पहुंचे हुए थे, और जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया था वो भी गलत था। बहरहाल चैम्बर में फैसला किया गया है, ये भी पाकिस्तान की आइनी और कानूनी तारीख में कभी नहीं हुआ कि चैम्बर में फैसला करके और कोर्ट में आके फैसला सुना रहे हैं, दूसरी फरीक को आपने नहीं सुना। इसके अलावा दो जो मुकदमा चल रहे थे इमरान खान साहब के या बुशरा बीबी के, रिट पिटिशन मौजूद थी जिसमें तोशाखाना 2 का मामला और कादिर ट्रस्ट। अल कादिर ट्रस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो कि 2020 में नैब ने इनकी इंक्वायरी 190 मिलियन पाउंड की बंद की थी। उस हवाले से जो नैब कोर्ट है उन्होंने इनकी अपील डिसमिस, उनकी एप्लीकेशन डिसमिस की थी, जिसके बाद ये हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने 2-4 रोज़ कबल इस पर सस्पेंड रोक दिया था फैसला सुनाने से। और डे बिफोर यस्टरडे मैं भी वहाँ पर मौजूद था जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर ने आर्गूमेंट्स किए और डिटेल में जाना चाहते थे, लेकिन मियां गुल हसन औरंगजेब जो डीपी को हेड कर रहे थे उन्होंने कहा देखिए तोशाखाना केस में उनकी अरेस्ट भी हो गई है और अब रिमांड भी पूरा हो चुका है और जुडिशल भी कर दिया गया है, तो बेहतर है कि आप अल्टरनेटिव रेमेडी यानी कि बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल कर दें, ये इनफ्रक्चुअस हो गया है। मुख्तसर ये है कि वो उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, लेकिन इसके साथ साथ जो रिट फाइल की थी टू गेट दी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ नैब हेल्ड इन 2020 विद रिगार्ड टू अल कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड, वो उनको नैब ने प्रोवाइड कर दी थी, तो इस वजह से डिस्पोज ऑफ कर दिया विद कंसेंट। तो ये प्रोसीडिंग थी और मैं समझता हूँ ये अल कादिर ट्रस्ट में मेरा ख्याल है कि अब सलमान सफदर यही डॉक्यूमेंट्स लगा के एप्लीकेशन मूव करेंगे कि जनाब ये केस पहले भी नहीं बनता था और अब एक वाज़ेह चीज़ आ गई कि नैब ने 190 मिलियन पाउंड का केस बंद कर दिया था कि ये नहीं हो सकता क्योंकि पैसा इमरान खान ने या किसी और ने नहीं लिया बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आया, पहले सुप्रीम कोर्ट में अब हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैसले से अजहर शाह, अजहर मिशवानी के दोनों भाइयों का केस स्टिल पेंडिंग है और उसके साथ मोहम्मद फैजान का, लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन और विद दिस स्पैन ऑफ टाइम इस चीज़ को सख्त से सख्त स्टेप ले रहे हैं। अटॉर्नी जनरल को लास्ट टाइम बुलाया था और मेरा
ख्याल अब जो कल नेक्स्ट हियरिंग होगी उस पर उम्मीद है कि सेक्रेटरी इंटीरियर को और सेक्रेटरी डिफेंस को बुला के इसको प्रोसीड करेंगे। और मेरी इतला के मुताबिक मेरा ख्याल है कि जिनके पास है, सबको मालूम है, वो मेरा ख्याल चंद दिनों में इन दोनों भाइयों को और मोहम्मद फैजान को रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।